कल के क्लास को पढ़ाते हैं हम लोग हिस्ट्री में। कहाँ से शुरू करना था, किसको याद है? क्लास को ध्यान नहीं रखा ना। चंपारण सत्याग्रह, हाँ, चंपारण तक पहुंच गए थे हम लोग, विस्तार नहीं किए थे। आज हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। क्या चीज? क्या चीज? कल क्लास, हाँ लगेगा। चंपारण सत्याग्रह 1917। इसकी कुछ पृष्ठभूमि है, उसको हम बता दे रहे हैं, लिखना है बाद में। चंपारण सत्याग्रह का भारत की राजनीति में एक खास महत्व है। इसका महत्व, सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह गांधी जी के द्वारा बिहार ही नहीं पूरे भारत में किया गया पहला आंदोलन था। इससे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह, अहिंसा जो का आंदोलन करने का तरीका था वो सबको प्रयोग कर चुके थे दक्षिण अफ्रीका में। जब गांधी जी के बारे में इतिहास में विस्तार से पढ़ेंगे तो वो सब प्रसंग आएगा। संक्षेप में इतना है कि 1893 से लेकर के 1915 तक, 14 के अंत तक, 15 जनवरी में आ गए थे, तो वहाँ उतने वर्षों तक, करीब 20-21 वर्षों तक वह दक्षिण अफ्रीका में थे। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जितने भारत में आंदोलन देखेंगे आगे चलकर, चंपारण हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो, भारत छोड़ो हो, जितने भी आंदोलन गांधी जी ने भारत में किए, उन सबके पृष्ठभूमि उन्हीं के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही तय कर दी गई थी। उसी का यहाँ विस्तार था, तो बाद में गांधी जी के चैप्टर में देखेंगे। अभी इसको इतना ही महत्व जानिए कि गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो कि संयोग से बिहार में ही उन्होंने किया था। ये इसका एक महत्व है। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था। कल संक्षेप में बताया था कि नील वाला की नील की खेती 1860 से ही चल रहा था। नील की खेती में होता क्या था कि किसानों को मजबूरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता। बातें करते चलो कि आपको अपने भूमि की 3 कट्ठा में, यानी 1 बीघे में 20 कट्ठा, उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील उपजाना ही पड़ेगा। यह व्यवस्थित थी। उस 3 कट्ठे में खेती करने के कारण ही इस पद्धति को 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते थे। अब इसमें नुकसान क्या था? एक प्रश्न मन में स्वाभाविक आता है, जो स्टूडेंट हिस्ट्री के नए नए, कि नील उपजाते ही क्यों थे ना? नील तो खाने की चीज है नहीं, नील का होता क्या है, नील करेंगे क्या? तो इसका यह प्रश्न का डाउट समाधान होना जरूरी है, क्योंकि दिमाग में बात अटका रह जाता है कि नील आंदोलन का इतना महत्व इतिहास में, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये हुआ, नील है क्या, नील को करते क्या थे, क्यों उपजाते, नहीं उपजाई जाइए। तो ऐसा है कि जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई तो उस समय जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी। तो भाप इंजन के आविष्कार होने से वहाँ पर इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा था, कपड़ा का उद्योग बंद कर दो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा था वहाँ पर इंग्लैंड में, बढ़ गया सीधे बहुत ज़्यादा। तो फैक्ट्री में काम करने वाले, ध्यान से सुनोगे बात, बहुत कम लोग इसको विस्तार से बताते हैं। फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए एक यूनिफॉर्म सोचा गया। कैसे हो जाए, कौन फैक्ट्री में काम करता है ना? तो एक यूनिफॉर्म तैयार करने की बात हुई। यूनिफॉर्म कैसा रखकर किया जाए? फैक्ट्री का काम क्योंकि गंदगी सुन के लगे, मेहनत मजदूरी का रफ टफ काम है, तो तय किया कि ऐसा कोई रंग का कपड़ा इन लोगों का हो जो कि गंदगी खपे, ज़्यादा गंदा ना दिखे। तो पहले काला रंग सोचा गया, काला रंग ठीक रहेगा।
तो बात है कि काला रंग जो है विद्रोह का प्रतीक है, काला बहिष्कार का प्रतीक है, वो निगेटिव सेंस में उसको लेते हैं, इसलिए काला का छोड़ दिया। नेक्स्ट नीला। नीला रंग लेबर के लिए रफ काम करने, गंदा काम करने के ठीक है, इसमें गंदगी खप जाएगा कुछ हद तक, बहुत हद तक, तो नीला रंग का चयन हुआ। अब नीला कपड़ा उतना कहाँ से आएगा, उस समय केमिकल था नहीं, अभी आजकल तो डाई है, केमिकल डाई है, बहुत से सभी रंग के कपड़े मिल जाते हैं, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होता है, उस जमाने में सब था नहीं। अब नीला रंग कहाँ से आएगा भाई, कपड़े ब्लीच होकर सफेद ही बनते थे मूल रूप से, जो इंग्लैंड के फैक्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनते थे वो सफेद बनते थे, ब्लीच व्हाइट, उसको रंगना है, तो उसे रंगने के लिए केमिकल था नहीं, उसे रंगने के लिए नील का पौधा, नील के पौधे पहले उपजते थे वहाँ पर बहुत है, तो नील को हल्का डोमेस्टिक यूज में कपड़े में नील डाल दिया, इस प्रकार करते थे बहुत छोटे पैमाने पर। इंडस्ट्रियल रूप में यूज करने के लिए, औद्योगिक रूप में उपयोग करने के लिए बहुत सारा नील चाहिए ना, मजदूरों को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, नीले नीले यूनिफॉर्म बनाने के लिए बहुत सारे नील चाहिए। तो यह नील की खेती अंग्रेजों ने उन उपनिवेशों में शुरू की जहां उनकी हुकूमत थी। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ऐसे भी इंग्लैंड शुरू से ही कृषि प्रधान देश नहीं रहा है, वहाँ खेती पर कम जोर देते हैं, और वहाँ अपने देश की जमीनों क्यों बर्बाद करेंगे ना। नील में तो नील का ही है डिमेरिट कि ठीक है, बढ़िया, ये बैठने सही तरीका नहीं। नील की खेती में डिमेरिट था कि जिस खेत में नील हो जाता था उस खेत में अगले 5-6 वर्षों तक दूसरा कोई फसल नहीं होता था, ये बहुत बड़ा खराब बात है। तो किसान को उतनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था, तो वो अपने देश में क्यों करेंगे। तो उन लोगों ने एशिया और अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के उन देशों में नील की उत्पादन करना सोचा जहां उनका कब्जा था, जो उनका गुलाम देश था, उपनिवेश था, कॉलोनी था। तो इसी कड़ी में भारत में नील की खेती हुई। इस एरिया की मिट्टी, चंपारण की जलवायु, सभी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी कि नील की अच्छी खेती होती थी। हर फसल हर क्षेत्र में नहीं होता है, तो नील की खेती के लिए ये जगह बहुत ही उपयुक्त था, यहाँ नील उपजता था, तो इसलिए यहाँ पर नील उपजाया गया। क्लियर हुआ नील क्यों उपजाया गया, नील इसलिए उपजाया गया था। तभी से एक वर्ड आता है ब्लू कॉलर जॉब, एक वर्ड आता है ब्लू कॉलर जॉब, समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख भी सकते हो। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब होता है इंडस्ट्रियल जॉब, जो उद्योग धंधे, कारखाने में, नौकरी में, फैक्ट्रीज में जो लेबर काम करते हैं वो ब्लू रंग के यूनिफॉर्म पहन के काम करते हैं, इसलिए सभी मोटे काम को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। और जो ऑफिस में काम करते हैं, टीचर का हुआ काम, चाहे क्लर्क का, अफसर का काम हुआ, उस जॉब को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। जॉब के 2 कैटेगरी होते हैं, इसको व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ये लेबर वगैरह, लेबर एटीसी, मजदूरी हो रहा है, ये व्हाइट कॉलर जॉब, अफसर, ऑफिशियल, क्लर्क्स, एटीसी, ये 2 प्रकार के जॉब हो गए। इसी वक्त से औद्योगिक क्रांति के जमाने से जब उद्योग के लोगों के लिए ब्लू यूनिफॉर्म तय हुआ, तभी से उस प्रकार के काम को लोग ब्लू कॉलर जॉब करने लगे, मेहनत मजदूरी का, और ये हो गया व्हाइट कॉलर जॉब, मेहनत मजदूरी कम लगता हो, लिखा पढ़ी काम चलता है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं कि चंपारण में क्या हो रहा था। वहाँ के लोग मजबूरन खेती करते थे, वो लोग नहीं चाहते थे फिर भी मजबूर होते थे। कैसे करते थे मजदूर, तो अंग्रेज जो थे, जहाँ पर नील की खेती होती थी वहाँ पर नील की कोठियाँ थी बड़ी बड़ी, अंग्रेजों की, जो नील का ट्रेडर थे, नील के व्यापारी थे, किसान से नील खरीदते थे और उस नील को इंग्लैंड भेजते थे, उससे मुनाफा कमाते थे। किसान से कम दाम पर खरीदे, इंग्लैंड भेजें, शिप के शिप जाते थे इंग्लैंड बहुत सारे नील। तो एक तो कुछ अंग्रेजी थे, अधिकांश अंग्रेजी थे। नील, उसको नीलहा कोठेदार कहते थे, नीलहा कोठी था उनका, नील बनाने वाली कोठी, बड़ा बड़ा घर था उनका, वो उस एरिया के पूरे किसान पर कंट्रोल करते थे। या जो अंग्रेज वहाँ नहीं रहते थे
वो ठेकेदारी को ठेकेदार ठेका देते बड़े भारत के लोगों को, जो बड़े बड़े आदमी थे दबंग उस एरिया के, उनको ठेका देते, नील की खेती करवाते थे। इनकी पूरे धंधा जबरदस्ती का था। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है। नील की खेती कल बताए थे, नील की खेती करेगा किसान, लाचारी में अपनी जमीन पर करेगा और दाम तय करेंगे नीलहे लोग, जो कोठेदार थे, नील कोठी के मालिक ठेकेदार, वो तय करेंगे दाम। तो कितनी गलत चीज है। उसमें भी एक और वर्ड आता है, तो वो लगान भी सुनते थे। नील की खेती करते थे, फिर भी उस भूमि का लगान भी उनको देना है। लगान के साथ एक नया वर्ड आएगा, किसी किसी पुस्तक में है तावान। ये तावान क्या है? जब खेती, नील की खेती, अब एक तरह की फसल है, तो जरूरी थोड़े है कि फसल हमेशा अच्छा ही हो ना। जैसे गेहूं, चावल, आलू, प्याज और सबका फसल खराब हो सकता है, तो नील का भी फसल खराब हो सकता है, इसमें भी। तो उस स्थिति में भले वो प्राकृतिक कारण से हो, पाला पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, भले प्राकृतिक किसान का कोई दोष नहीं है, तो उनसे तवान वसूलते थे। तवान एक किस्म का पेनाल्टी था, दंड। यह अनुमानित फसल के अनुमानित कुल राशि का कम से कम 25% होता था। तवान कभी कभी जबरदस्ती पूरे